और चाहे इस देश के अंदर जिहादी आतंकवादियों को भारत के अंदर किसी भी स्थान पर पहुंचाने का मामला हो, भारत और नेपाल की खुली सीमा के माध्यम से तेजी के साथ भारत के अंदर घुस रहे हैं। सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा से माननीय जोशी जी ने प्रारंभ किया था। उस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। विदेश मंत्रालय एक अहम मंत्रालय है और ये अपेक्षा होती है कि हमारी विदेश नीति जहां अपने विचारों से जुड़े हुए सांस्कृतिक संबंधों को आसपास के क्षेत्र में मजबूती के साथ प्रस्तुत करें, वहीं अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता के माध्यम से विश्व धरातल पर हम अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज करें। यूपीए सरकार जो वैदेशिक नीति पिछले 6 वर्षों से हम लोग अनुभव कर रहे हैं, तो ये लगता है कि उन्होंने विदेश नीति को एक वैचारिक कल्पना तक केवल सीमित रखा है। आसपास के क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और इस देश के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है, उससे कभी नहीं लगता है कि यूपीए सरकार की वैदेशिक नीति एक संप्रभुता संपन्न और विश्व के एक उभरते हुए शक्तिशाली भारत की विदेश नीति है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उसका अवलोकन हम लोग करें तो कहीं नहीं लगता है कि यह सरकार अपने आसपास के जो पड़ोसी मित्र राष्ट्र हैं, जो सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उन सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकार कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं दिखाई देती है। महोदय, नेपाल हम सबका एक निकटतम पड़ोसी राष्ट्र रहा है, आज भी है। और नेपाल के बारे में कहते हैं कि शरीर 2 है लेकिन आत्मा दोनों के अंदर एक है। एक साझी सांस्कृतिक विरासत, एक साझी परंपरा, लेकिन उस सब के बावजूद आज नेपाल भारत से दूर क्यों? इस सरकार की विदेश नीति की विफलता है नेपाल का भारत से दूर होना। चीन को हस्तक्षेप करने का यह सरकार पूरा अवसर दे रही है। ये वही यूपीए सरकार है जिसने नेपाल के मूल चरित्र के साथ खिलवाड़ करके नेपाल के अंदर उन माओवादियों को, जिसका दंश आज भारत सर्वाधिक झेल रहा है, उन माओवादियों के हाथों में वहां की सत्ता सौंपी थी। वो माओवादी आज भी भारत को लगातार चुनौती दे रहे हैं। भारत के अंदर नक्सलवादियों को सीधे सीधे प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक संबंध भारत के नक्सलवादियों में और नेपाल के माओवादियों में है, लेकिन केवल इस बात की चिढ़ कि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होने या हिंदू अधिराज्य के रूप में उसको इस बात की सजा दी जाए संभवतः, और अपना एक नया दुश्मन वहां आने के लिए प्रेरित किया जाए, नेपाल उसका एक उदाहरण हो सकता है। और 1751 किलोमीटर की सीमा भारत की नेपाल से लगी हुई है। उस सीमा की स्थिति बारूद के ढेर जैसी है।
कभी भी सुलझ जाए, कोई सुरक्षा की स्थिति नहीं, दोनों की सीमाएं खुली हैं, लेकिन सरकार कभी भी उसे गंभीरता से नहीं ली। चीन लगातार वहां हस्तक्षेप कर रहा है, चीन को वहां पर अपनी हर प्रकार की गतिविधियों को चलाने की पूरी छूट वहां पर सरकार दे रही है, लेकिन अनुदान की मांगों में हम नेपाल के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के साथ साथ नेपाल को हर प्रकार की सहायता दे सकें, इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं। और केवल नेपाल ही नहीं, मुझे लगता है कि आज के दिन पर भूटान को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश भारत के साथ मजबूती के साथ नहीं जुड़ा है, उतने मधुर संबंध किसी भी देश के साथ नहीं है। भूटान की एक बहुत बड़ी व्यवस्था भूटान का भारत के द्वारा संचालित होती है। भूटान के अंदर उल्फा के जो कैंप थे एनडीए सरकार के समय, उन्हें नष्ट किया गया। एक शुरुआत हुई थी कि पड़ोसी देशों के अंदर जो कैंप्स चल रहे हैं आतंकवादियों की, उग्रवादियों के, इन्हें नष्ट किया जाए। भूटान तक वो सीमित रहा, बांग्लादेश ने समाप्त नहीं किए। नेपाल के अंदर नए नए कैंप्स प्रारंभ हो गए हैं। आज भारत के अंदर भारत विरोधी गतिविधियों का एक नया केंद्र के रूप में नेपाल उभरा है। चाहे वह जाली करेंसी को भारत के अंदर लाने का मामला हो, चाहे वह चीन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भारतीय बाजार में लाने का मामला हो, चाहे वह मादक द्रव्यों की तस्करी का मामला हो, और चाहे इस देश के अंदर जिहादी आतंकवादियों को भारत के अंदर किसी भी स्थान पर पहुंचाने का मामला हो, भारत और नेपाल की खुली सीमा के माध्यम से तेजी के साथ भारत के अंदर घुस रहे हैं। कराची से काठमांडू, काठमांडू से भारत के अंदर किसी भी सीमा में कहीं भी घुस सकते हैं, और उनकी शरणस्थली भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो कुछ केंद्र उगे हुए हैं, जिनके प्रति आज भी सरकार मौन बनी हुई है, मूक बनी हुई है, उस जिहादी आतंकवादी केंद्रों में वे सीधे से शरण पाते हैं। लेकिन कभी भी उनको रोकने का कोई प्रयास न भारत सरकार ने किया, न नेपाल को उस बात के लिए दबाव बनाया गया कि नेपाल उसको रोके, कभी भी नहीं प्रयास हुआ। आज कौन से देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं? म्यांमार के साथ हम लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर उसके साथ पूरे संबंध अपने विच्छेद कर दिए, समाप्त कर दिए। तो चीन के पास चला गया। चीन तेजी के साथ वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। चीन ने वहां पर अपने केंद्र स्थापित किए हैं। चीन की सेना का पूरा हस्तक्षेप आज म्यांमार में है। बांग्लादेश में सरकार के आने जाने पर निर्भर करता है कि भारत के अंदर संबंध किस रूप में होने चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हो, बांग्लादेश के अंदर की आतंकवादी कैंप आज तक समाप्त नहीं हुए, हूजी के कैंप समाप्त नहीं हुए, लश्कर ए तोयबा के कैंप वहां समाप्त नहीं हुए। जो बांग्लादेशी शरणार्थी लगभग 3.5 करोड़ की संख्या में भारत के अंदर रह रहे हैं, इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सके, इस बारे में कभी मजबूती के साथ विदेश मंत्रालय मुद्दों को बांग्लादेश के सामने या बांग्लादेश को कभी भी इस बारे में उन्हें अवगत नहीं कराता कि अपने इन अनचाहे मेहमानों को वापस अपने देश में वापस ले जाओ, कभी भी इस बारे में नहीं रखा गया। श्रीलंका की स्थिति उसी प्रकार से श्रीलंका की स्थिति है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध आज से नहीं, रामायण काल से श्रीलंका के साथ हमारे संबंध है। लेकिन श्रीलंका ने जब लिट्टे के आतंकवादी मंसूबों को ध्वस्त करना चाहा तो उसने भारत से मदद नहीं मांगी। वो चीन की मदद के लिए लालायित था, वो पाकिस्तान से मदद के लिए लालायित था, लेकिन भारत से पूछता नहीं।